आपको दिखाते हैं सबसे पहले कट टू कट में इलेक्शन की इमोशनल तस्वीर जो भोपाल में उस वक्त नजर आई जब प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा पहुंची उमा भारती के घर। पहले तस्वीरें देखिए। आंखों से बहते आंसू, जज्बातों का उफान ऐसा कि जुबान मानो खामोश हो गई, गले लगे और मानो खामोशी से एक दूसरे के दिल का हाल समझ लिया। तस्वीरें भोपाल की हैं। कमल का निशान थामे साध्वी प्रज्ञा चुनाव प्रचार पर निकली थी। प्रचार के दौरान वो उमा भारती के घर भी पहुंची और जब दोनों की मुलाकात हुई तो भावनाओं का एक समंदर बह निकला। एक जमाने में साध्वी प्रज्ञा और उमा भारती को करीबी माना जाता था। जब साध्वी नासिक जेल में थी तब भी उमा भारती उनसे मिलने गई थी। साध्वी प्रज्ञा के मुताबिक उनके और उमा भारती के बीच कोई फासला नहीं है। तो क्या ये वोटर के दिल तक पहुंचने की कवायद थी? क्या ये आंसू, ये जज्बात वोट हासिल करने के लिए जाहिर किए गए? क्योंकि ये सियासत है जो नेताओं से सब कुछ कराती है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनाव के दौरान हिंसा नजर आई। अगर बात करें बीरभूम से लेकर आसनसोल की तो जगह जगह हिंसा भड़क गई। टीएमसी बीजेपी लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और इस भिड़ंत के अंदर आसनसोल में बाबुल सुप्रियो और उनकी गाड़ी भी नहीं बच सकी। पोलिंग बूथ के बाहर पहले हंगामा, फिर नजर आते हैं हाथों में डंडे लिए हुए राजनीतिक कार्यकर्ता। कुछ पलों में तोड़फोड़ शुरू होती है और आखिर में चलता है पुलिसिया डंडा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। चौथे चरण के मतदान में आसनसोल का भी नंबर आया और जब चुनावी जोश हिंसा में तब्दील हुआ तो कई जगह यूं ही तोड़फोड़ और कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई। इस हंगामे की जद में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी आए। टीएमसी समर्थकों ने एक गांव में बाबुल के काफिले को रोक दिया। हाथों में लाठी डंडे लेकर आए इन कार्यकर्ताओं ने काफिले के साथ चल रहे पत्रकारों और बाबुल सुप्रियो से बदतमीजी की। चुनावी झड़पों के बीच बीजेपी समर्थकों के घायल होने की भी खबरें हैं। की राजनीति का प्राय बन चुकी है, लेकिन इस बार आरोप लगे फर्जी मतदान के भी। यहाँ कहां और क्या था ये पूरा मामला, जानिए आप। पश्चिम बंगाल से मतदान के दौरान हिंसा के साथ ही एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो वर्धमान के एक मतदान केंद्र का है। वीडियो में दावा किया गया है कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स ने लोगों के साथ जाकर फर्जी मतदान करवाया है। वीडियो में दिख भी रहा है कि एक के बाद एक अलग अलग लोग महिलाओं और पुरुषों के साथ जा रहे हैं और बटन दबाने को कह रहे हैं। ये हाल तब है जब पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। ये वीडियो वर्धमान के पूर्वा का बताया जा रहा है। वर्धमान के साथ साथ पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भी ऐसी ही शिकायत सामने आई है, जहां महिलाओं का आरोप है कि उन्हें वोट नहीं देने दिया गया और मतदान केंद्र पर मौजूद कुछ लोगों ने उनका हाथ पकड़कर किसी पार्टी विशेष को वोट दिलवाया है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्थानीय प्रशासन चुनाव आयोग की मदद नहीं कर रहा और ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की गई है। और पश्चिम बंगाल से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ही अग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं और इस दौरान आज उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा, फर्जी मतदान, इन तमाम खबरों पर ममता सरकार पर चुटकी लेते हुए तंज भी कसा। मिट्टी के रसगुल्ले की बात है। दीदी ने घोषणा की है कि वो अब मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाना चाहती है। वाह, क्या सौभाग्य है। दीदी मेरा भाग्य खुल जाएगा क्योंकि मेरे लिए मिट्टी पवित्र है, मेरे लिए मिट्टी प्रेरणा है, मेरे लिए मिट्टी ऊर्जा है। दीदी मैं इंतजार करूंगा, दीदी मैं इंतजार करूंगा बंगाल की मिट्टी के रसगुल्ले की। और इस बार का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है और आज चौथे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया। किस राज्य में वोटर टर्नआउट कैसा रहा ये भी जान लीजिए। चौथे चरण के मतदान में सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ। शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जनता ने 76.59% मतदान किया। 64.05% मतदान हुआ। झारखंड में 63.77% वोटिंग हुई तो महाराष्ट्र में 52.06% वोट पड़े। मध्य प्रदेश में 65.86% मतदान हुआ। राजस्थान में आंकड़ा 63.68% रहा। बिहार में 53.67% तो यूपी में यह आंकड़ा रहा 53.45%। सबसे कम मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ जहां मतदान का आंकड़ा रहा 9.79%। मुंबई का पर एक बार फिर से सवाल उठे क्योंकि वहां पर वोटर टर्नआउट जो है तमाम अपीलों के बावजूद भी काफी कम रहा। लेकिन इस चुनावी समर में ऐसे बहुत से वोटर्स थे जो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए और मिसाल बने। 103 साल की वोटर एमपी के शहडोल की श्यामाबाई जब वोट डालने पहुंची तो नजारा देख हर कोई हैरान था। इस उम्र में भी श्यामाबाई ने लोकतंत्र के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। कहीं खटोला कहीं डोली। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान के कोटा से सामने आई हैं, जहां 40 डिग्री का तापमान होने के बावजूद बुजुर्ग वोट देने पहुंचे। एक बुजुर्ग तबीयत खराब होने के चलते खटोले पर सवार थी तो एक और जुगाड़ की डोली में पहुंचकर वोट डालती नजर आई। पहले वोट फिर विदाई।
यूपी के इटावा में एक दुल्हन मंडप से निकली और सीधे मतदान केंद्र पहुंची। खास बात यह है कि दुल्हन के साथ दूल्हा भी बूथ पर पहुंचा और जब तक दुल्हन का वोट नहीं पड़ा तब तक विदाई का इंतजार करता रहा। पहली बार मतदान का सुख। झारखंड के जोगाडीह में मतदाताओं को पहली बार अपने इलाके में वोट डालने का मौका मिला। बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर लोकतंत्र में अपना योगदान दिया। मुंबई समेत थाने की अगर सीट को मिला लें तो 7 सीटों पर मतदान हो रहा था। मुंबईकर जो हैं वोट करने कम निकले, लेकिन सितारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ कर किया और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश तो की थी, भले ही ज्यादा। बॉलीवुड के दबंग खान मुंबई के बांद्रा में अपना वोट डालने पहुंचे। सलमान के वोट डालने के थोड़ी देर बाद उनके पिता सलीम खान भी पोलिंग बूथ पर नजर आए। सलमान ने लोकतंत्र की जिम्मेदारी निभाई तो महानायक अमिताभ बच्चन भी पीछे नहीं रहे। बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या के साथ जुहू में बिग बी ने मतदान किया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। इस दौरान सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि, बेटा अर्जुन और बेटी सारा मौजूद थे। धक द गर्ल माधुरी दीक्षित, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और अजय देवगन भी लोकतंत्र के इस त्योहार का हिस्सा बने। फिल्मी सितारों के मतदान में एक तस्वीर कैंसर से रिकवरी कर रही सोनाली बेंद्रे की भी थी। सोनाली ने भी मुंबई में अपना वोट डाला। विद्या बालन भी अपने पूरे परिवार के साथ खार वेस्ट में मतदान करने पहुंची। बीजेपी में शामिल होने के बाद सनी देओल ने आज गुरदासपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुंबई रवाना भी हो गए। सिनेमा के पर्दे से सियासत पर पहुंच गए, लेकिन सनी पाजी के हाव भाव नहीं बदले। नामांकन करने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंचे तो फिल्मी अंदाज में बांह चढ़ाई। जैसे फिल्मों में 2.5 किलो का हाथ आगे कर बात करते थे, उसी अंदाज में अपनी बात भी पहुंचाई। नामांकन से पहले सनी देओल ऊपर वाले की शरण में नजर आए। पहले वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए और फिर दुर्गियाना मंदिर जाकर प्रार्थना करते दिखे। सियासत के मैदान में देओल फैमिली पहले ही झंडा गाड़ चुकी है। अब बारी सनी की है कि वो मैदान में कितनी लंबी दौड़ लगाते हैं। और सनी देओल जब एयरपोर्ट पर मौजूद थे, गुरदासपुर से लौट रहे थे, तो मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सनी देओल जो हैं वो बातचीत के मूड में कतई नजर नहीं आए। वो मीडिया को जो है वो धत्ता देते हुए किस तरह से भागते हुए एयरपोर्ट पर नजर आए, उसकी तस्वीरें आप खुद देखिए कि सनी देओल से मीडिया लगातार उनके गुरदासपुर से नामांकन भरने को लेकर, उनके आगे की रणनीति को लेकर सवाल पूछ रहा था। और ये देखिए किस तरह से वो मीडिया से एकदम से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। या तो सवालों के लिए वो तैयार नहीं थे और देखिए क्या दौड़ लगा रहे हैं वो मीडिया से बचने के लिए। अब हमारा नेता ऐसा हो और स्टार भी ऐसा हो, ये बात बचती नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेज बहादुर ताल ठोक रहे हैं। आप कहेंगे तेज बहादुर कौन है? दरअसल ये वही सिपाही हैं जिन्होंने खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत की थी बीएसएफ के, और अब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी यानी महागठबंधन की ओर से उतरे हैं, जिनकी ओर से शालिनी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी है। जली हुई रोटी और पानी जैसे दाल जैसे कथित आरोपों को चलते सुर्खियों में आए बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर अब चुनावी मैदान में है। और तेज बहादुर ने चुनौती दी है वाराणसी से पीएम मोदी को। इस चुनावी खेल के पीछे समाजवादी पार्टी, जिसने अपनी नेता शालिनी यादव का टिकट काटकर तेज बहादुर को टिकट देने का फैसला किया है। और किस तरह से हांगकांग में भी नजर आ रहा है हिंदुस्तान के चुनावों का रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सपोर्ट में हांगकांग में बसे कुछ एनआरआईज ने एक रैली निकाली। आप भी देखिए तस्वीरें। चेहरे पर मोदी का मास्क, हाथों में बीजेपी के झंडे और जुबान पर घर घर मोदी का नारा। खास बात यह थी कि मोदी समर्थकों की इस भीड़ में हांगकांग के मूल निवासी भी शामिल थे। ढोल ताशे की धुन पर विदेशी धरती का ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ और जहां जहां रैली गई वहां वहां मोदी का नाम सुनाई दिया। बता दें कि इस रैली का आयोजन भाजपा के प्रवासी अध्यक्ष सोहन गोयनका ने किया था। चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी जो हैं पहले से ही खेद जता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इस संदर्भ में दायर किया और बीजेपी पर तीखी टिप्पणी भी की। राहुल ने अपने हलफनामे में लिखा कि मेरा मकसद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना नहीं था, लेकिन बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राफेल मामले में क्लीन चिट बनाकर फायदा उठा रही है। इसीलिए मीनाक्षी लेखी की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जाए। बीजेपी कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए कर रही है। अब समझिए कि क्या है पूरा मामला। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की सुनवाई में इस मामले से जुड़ी लीक दस्तावेजों को मान्य माना था। इसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए चौकीदार चोर है वाला बयान दिया था। मीनाक्षी लेखी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी बीजेपी की शिकायत लेकर। दरअसल उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ओर से सेना का इस्तेमाल हो रहा है अपने चुनाव प्रचार में और चुनाव आयोग जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस महिला विंग की अध्यक्ष और सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी रैलियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप भी लगाया। प्राइम मिनिस्टर को कोट किया, अमित शाह जी को कोट करके कहा है कि इस पे आप
कंप्लेंट्स पे निर्णय लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना शो कॉज कर रही है, ना हमें बता रही है कि आपका कंप्लेंट गलत है। अब इस मामले पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी। राइब आपको बताते हैं किस तरह से अमित शाह और मोदी के बहाने कांग्रेस ने निशाना साधा है बीजेपी को। कांग्रेस आधारहीन आरोप लगाती है, बिना सबूत के चरित्र हनन करती है। कुछ ऐसे आरोपों के साथ आज बीजेपी नेता दलबल सहित चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचे, आचार संहिता को आधार बनाया और कांग्रेस पर कार्रवाई की मांग बुलंद कर दी। सारे सबूतों, सारे सीडीज, सारे स्क्रिप्ट चुनाव आयोग के पास हैं, हमने भी दिए हैं। चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर भी इकट्ठा किए होंगे। चुनाव आयोग इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इल्जाम का दौर जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये कोशिश रंग लाती है या नहीं। और अब आपको दिखाते हैं इंडोनेशिया का चुनाव जो हादसों का सबब भी बना। दरअसल इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा बड़ा लोकतंत्र है और वहां पर चुनाव की प्रक्रिया जो है एक ही दिन में पूरी करनी होती है और इस प्रक्रिया को पूरा करने में 270 लोगों की जान चली गई, 1800 लोग बीमार हो गए। इंडोनेशिया में चुनाव कर्मचारियों और अधिकारियों पर चुनावी बुखार इतना भारी पड़ेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इंडोनेशिया के चुनाव के दौरान 270 लोगों की मौत हो गई। इनमें से अधिकतर की मौत हाथों से वोट गिनते हुए हुई। दरअसल काम का बोझ ज्यादा होने के चलते कर्मचारी और अधिकारियों ने कई दिनों से आराम नहीं किया था, जिसका नतीजा ये हुआ। साथ ही इलेक्शन ड्यूटी में लगे 1850 से ज्यादा लोग ज्यादा काम करने के चलते बीमार हो चुके हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया में 8 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए थे और एक ही दिन में सभी केंद्रों पर मतदान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कितनी भी लताड़ क्यों ना पड़े, पाकिस्तान की फौज लगता नहीं चाहती है कि आतंक का पाकिस्तान से सफाया हो, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान की फौज से जो बयान आया है वो यही इशारा करता है। पठानकोट एयरबेस पर हमला, उरी में सेना के कैंप पर हमला और पुलवामा में जवानों के काफिले पर टेरर अटैक। पाकिस्तान की धरती से ऐसे आतंकी हमले जारी रहेंगे, ये हम नहीं कह रहे। इशारों इशारों में ये पाकिस्तानी फौज ने कहा है। अब इस बयान को गहराई तक समझ लीजिए। भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तानी फौज आतंक को शह देती है, जो बंद होना चाहिए। और आसिफ गफूर ने कह दिया है कि पाकिस्तानी फौज नहीं बदलेगी, यानी आतंक को पाकिस्तानी शह जारी रहेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वही लाइन अपनाई है जिस पर जनरल जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक चलते रहे हैं। और दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना दिखाएगी अपना दमखम। भारतीय नौसेना के 2 जहाजी बेड़े जो हैं, जंगी जहाजी बेड़े जो हैं, अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं आसियान देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास के समय। दक्षिण चीन सागर दुनिया और एशिया का बड़ा फ्लैश पॉइंट। अब यही नजर आएगी भारतीय नेवी की मौजूदगी। खबरों के मुताबिक भारतीय नेवी के INS कोलकाता और INS शक्ति दक्षिण कोरिया के बुसान पहुंच चुके हैं। भारतीय नेवी के ये 2 जहाज ADMM+ अभ्यास का हिस्सा बनेंगे और अभ्यास के दौरान ये दक्षिण चीन सागर में रहेंगे। यह अभ्यास आसियान देशों और उनके सहयोगियों की संयुक्त एक्सरसाइज है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने में भारतीय नौसेना की अहम भूमिका रही है और दक्षिण चीन सागर तक मौजूदगी दर्ज कराकर नेवी ने साबित किया है कि समंदर में किसी भी चुनौती के लिए वो तैयार है। और आतंक का दंश झेलने के बाद श्रीलंका ने कड़े कदम उठाए हैं। श्रीलंका ने साफ कह दिया है कि सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी शख्स अपनी आइडेंटिटी छिपा नहीं सकता है, नकाब नहीं पहन सकता है। अगर जरूरत पड़ती है तो उसे अपना नकाब हटाकर आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना चेहरा दिखाना होगा। तो क्या ये बुर्के पर पाबंदी के तौर पर देखा जाए? ईस्टर के दिन श्रीलंका आतंकी हमलों से दहला। 10 साल से ज्यादा का अमन बारूदी धमाकों की जद में आकर तबाह हो गया था और आतंक के खिलाफ श्रीलंका ने एक बड़ा कदम उठा दिया। श्रीलंकाई सरकार ने पूरे देश में बुर्के पर बैन लगा दिया है। सिर्फ बुर्का ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा पहनावा जो चेहरे को ढकता हो उसे भी सार्वजनिक स्थलों पर पहनने पर पाबंदी होगी। सरकार की दलील है कि सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा किया गया है ताकि किसी भी किस्म की सेफ्टी चेक में दिक्कत न आए। आपको बता दें कि ऐसा करने वाला श्रीलंका पहला देश नहीं है। फ्रांस में सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहनने पर पाबंदी है। डेनमार्क में भी सार्वजनिक स्थलों पर मुस्लिम महिलाएं पूरा हिजाब नहीं पहन सकती। स्विट्जरलैंड के टेसिन में बुर्का पहनने पर पाबंदी है। इटली के नोवारा शहर में साल 2010 से बुर्का बैन है। जर्मनी में सरकारी कर्मचारियों के बुर्का पहनने पर पाबंदी है। स्पेन के कैटेलोनिया में बुर्के पर बैन है। अफ्रीकी देश चाड में साल 2017 में बुर्के को बैन किया गया था। आप सभी अपने बिजली के बिल से परेशान रहते होंगे। लगता होगा कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, अखरता भी होगा। लेकिन जनाब, बिजली का बिल 100 करोड़ की रकम को पार कर जाए, वो भी घरेलू यूसेज का, क्या होगा उस शख्स का? जानिए आप। गुड़गांव के रहने वाले एसपी त्यागी इन दिनों हैरान परेशान हैं। त्यागी जी बार बार बस कागज के टुकड़े को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, क्योंकि ये वो बिजली का बिल है जिसमें बिजली विभाग ने त्यागी जी से 101 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस बिल के हिसाब से एसपी त्यागी ने तकरीबन 14 करोड़ यूनिट बिजली खर्च की है। यानी कि इस घर में एक महीने में 1 करोड़ 56 लाख एसी चले हैं, 11 लाख रेफ्रिजरेटर और 13 लाख वॉशिंग मशीन चली।
साफ है कि मामला बिजली विभाग की लापरवाही से जुड़ा है, लेकिन ग्राहक यानी त्यागी जी की परेशानी ये है कि अब वो कैसे इस करोड़ों के बिल से मुक्ति पाए। और आइए आपको दिखाते हैं दुनिया भर की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। देखिए वर्ल्ड कट टू कट। लीबिया में जारी गृह युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक संजीदा चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि अगर लीबिया में हालात जल्द नहीं सुधरे तो लीबिया का गृह युद्ध इस सदी की सबसे भयावह मानवीय त्रासदियों का सबब बन सकता है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में चक्रवाती तूफान केनेथ ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोजाम्बिक की 1.5 लाख से ज्यादा आबादी तूफान प्रभावित इलाकों में फंसी हुई है। लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी है, लेकिन अब भी प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंच नहीं पाई है। अफगानिस्तान में लोगों ने शांति वार्ता की अपील करते हुए मार्च निकाला। राजधानी काबुल में कई कबीलाई जिरगा के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और सीधे राष्ट्रपति गनी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक अफगान सरकार इन कबीलाई जिरगा को बातचीत के बीच का एक हिस्सा बनाना चाहती है ताकि तालिबान की शर्तों को कम किया जा सके। कामकाजी अभिभावकों के साथ एक दिक्कत होती है, अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें दफ्तर जाने से वो रोकते हैं। ऐसे ही एक मासूम ने जब अपने पुलिस महकमे में नौकरी करने वाले पिता को दफ्तर जाने से रोका, वीडियो शूट होकर सोशल मीडिया साइट्स पर पहुंचा। कैसे ये वीडियो वायरल हो गया आप भी देखिए। ड्यूटी के लिए घर से निकलता एक पुलिस वाला और उसके पांव पकड़कर खड़ा छोटा सा बच्चा। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो पूरे दिन वायरल रहा। दरअसल डैडी को थाने जाना था, लेकिन ये मासूम था कि पापा को रोकने की जिद पर अड़ गया। पापा के अंदर ड्यूटी के लिए जितनी शिद्दत थी, बेटी के अंदर पापा के लिए उमड़ता उतना ही प्यार था। बाप बेटे में यह प्यारी सी नोकझोंक चलती रही, लेकिन कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, तो इस तनातनी में पापा ही जीते। जिक्र सोशल मीडिया का हो रहा है, तो आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम अहम खबरें जो सोशल मीडिया की दुनिया में सुर्खियों में छाई हुई हैं। देखते हैं वायरल कट टू कट। आज पूरे दिन एक वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। ये वीडियो एक शादी का है जिसमें दूल्हा पबजी खेलने में इतना बिजी है कि उसका ध्यान दुल्हन पर भी नहीं है। बीच बीच में लोग दूल्हे को मोबाइल रखने के लिए भी कहते हैं। दुल्हन भी तिरछे निगाहों से देखती है, लेकिन जनाब के सिर पर पबजी का मानो फितूर सवार है। इंडोनेशियाई नेवी का एक और वीडियो दिन भर सुर्खियों में बना रहा। दरअसल इंडोनेशियाई नेवी का एक युद्धपोत वियतनाम की समुद्री सीमा के नजदीक पहुंच गया था, जिसे देखकर एक मछली पकड़ने वाली बड़ी नाव ने सीधे युद्धपोत को टक्कर मार दी। इस हरकत से बौखलाए इंडोनेशियाई नौसैनिकों ने मछुआरों पर ही बंदूकें तान दी। अब आपको मिलवाते हैं कैसे मियां मिट्टू से, जिनके करतब लोग शेयर करते नजर आए। दरअसल इस तोते को बच्चों के खिलौने वाली 2 कार मिल गई और फिर ये जनाब उन छोटी छोटी गाड़ियों पर स्टंट करते नजर आए। और अब बात करते हैं फेनी तूफान की। जी हाँ, फेनी नाम का ये तूफान दक्षिण भारत के तटीय राज्यों के लिए एक बड़ा चिंता का सबब हो रहा है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तूफान जो है काफी स्ट्रांग हो रहा है और अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो बड़ा नुकसान फेनी पहुंचा सकता है। भारी बरसात और बाढ़ के गवाह बने हुए दक्षिण भारत को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है कि एक बार फिर कुदरत का खतरा मुंह बाएं खड़ा हो गया है। नाम है फेनी तूफान। फेनी तूफान चेन्नई से फिलहाल 800 किलोमीटर दूर है और इसकी रफ्तार तकरीबन 145 किलोमीटर प्रति घंटा है। माना जा रहा है कि फेनी अगले 24 से 48 घंटों के अंदर तट तक पहुंच सकता है। तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और खबर कट टू कट में हम आपको दिखाते हैं हर खबर, ताकि आपको हर खबर की जानकारी मिले। ऐसे में खेल के मैदान की खबरों से हो जाए अप टू डेट। देखिए स्पोर्ट्स कट टू कट। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। इंग्लैंड ने अपनी वर्ल्ड कप टीम से एलेक्स हेल्स का नाम वापस ले लिया है। हेल्स ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। इसकी वजह से ईसीबी ने हेल्स पर 21 दिन का बैन भी लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ दिया वोट। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि, बेटी सारा और बेटे अर्जुन ने भी किया मतदान। सचिन तेंदुलकर ने परिवार के संग बांद्रा के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के नाम की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। एशियाई चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन के बाद दोनों खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई है। और अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की वो तमाम अहम खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। सिनेमा कट। शिल्पा की अदा पर फिदा फैंस को डांस रियलिटी शो में शिल्पा का धमाकेदार बैले डांस देखने को मिला। वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट मोनालिसा ने इंस्टा पर शेयर किया वीडियो, जिसमें वो लाल साड़ी में कहर बरपा रही हैं। सिंगर नेहा कक्कड़ ने बाथरूम में डांस का एक वीडियो शेयर किया है। गाना अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे का है, जिसे नेहा ने ही गाया है। शाहरुख खान का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। वीडियो में शाहरुख चाइना के लोगों को चाइनीज भाषा में थैंक यू बोल रहे हैं। बता दें कि हाल ही में वो अपनी फिल्म जीरो की स्क्रीनिंग के लिए बीजिंग फिल्म फेस्टिवल पहुंचे थे।